स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस जो जनरल मेंटल एबिलिटी के थे, ऐसे क्वेश्चन जो मैथ्स के थे, जो आए थे सीसैट के 2024 में। अब लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस फील्ड से आए थे। हम उन सबको डिटेल में सॉल्व करेंगे, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता था, कौन सी ट्रिक वहां पर अप्लाई की जा सकती थी। इससे पहले भी जब हमने सीसैट का यहाँ पे लाइव सेशंस प्रीलिम से पहले जो आपको मिल जाएगा चैनल पे, जब हमने किए थे तो इन्हीं चीज़ों को कुछ रिवाइज किया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं सीसैट पे जिनका बेनिफिट आपको हो सकता था। अब नेक्स्ट पेपर सॉल्व करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सीसैट के प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि यही इकलौता सोर्स होता है नेक्स्ट ईयर के आने वाला है उस पर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. First question says, which is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? You have to find out 64 identical pieces. Next. Okay, so कितने में कट करना होगा? So we'll start this by visualizing. We can visualize this. So let's start. If we make a cube here, let's make a cube. I hope let me make a bigger cube for you guys so that it is clearly visible. Let's make this as a cube. Okay, so a cube have 6 faces, we all know that. Now the question is saying कि ऐसे मैं इसको कितने pieces में कट करूं ताकि 64 identical pieces हमें मिलकर के आए. So let's try to cut it. Let's cut it 1 2 3. सो अगर हम इसको ऐसे काटते हैं 3 पार्ट्स में तो ऑब्वियसली ये यहां से भी सेम चीज हो जाएगी. आई होप दिस इज विजिबल, दिस इज क्लियर, राइट? नाउ इमेजिन हम इसको और कैसे कट कर सकते हैं. 64 पीसेस के लिए वील पुट 1 2 एंड 3. ओके, जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये यहां पे जाके मैच करेगा. यस और नो? यस, इट विल डू दिस. नाउ और कहां इसमें कट हो सकता है? ये ऊपर ऐसा कट हो सकता है. लेट्स डू 1 2 3. वाई वी आर पुटिंग 3 कट्स? क्योंकि 3 कट लगाने के बाद 4 आइडेंटिकल क्यूब्स बन रहे हैं. 1 2 एंड 3. सो दिस इज हाउ इट इज. दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड. नेक्स्ट, यहां पर अब कितने क्यूब्स हो गए? 1 2 3 4. अगर हम इसकी लेंथ और ब्रेथ देखते हैं एक बार, सो इट्स अराउंड दिस क्यूब इज 4 into 4 length, breadth, and this is height. 4 into 4 into 4. What is 4 cube? 4 into 4 into 4. 16 fours are, it's around 64. कितने पीसेस में कट करना था हमें? 64 पीसेस में. क्या ये कट हो चुका? यस. कितने कट्स लगाने पड़े? एक. हाउ मेनी कट्स टोटल? ओके, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स टू कट इट. लीस्ट पॉसिबल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9. 9 is your answer. This is by visualization, not with any mathematical great formula. So this is how you could have solved it. Next question. In the expression 4 this is a expression or a symbol 5 is to 4 is to 3 2 1. Okay, which is chosen from plus minus, and this one is a multiply. Remember, it's a printing mistake here, but remember that this is a multiply. Each at most 2 times means इनमें से कोई एक symbol can be used for 2 times. Which is the smallest non-negative value of the expression? Let's try to put it now. It's 5 4 3 2 1. So least means अगर हमें इसको सबसे छोटा करना है, what will we use? Multiply? No, we'll use minus. Obviously we will minus, क्योंकि हमें इसको छोटा करना है. सबसे बड़े नंबर को आपस में माइनस कर देते हैं सबसे पहले हम. नेगेटिव ना चला जाए, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है. इस बात का हमें ध्यान देना होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो 5 minus 4 is 2 is 1. Okay, 5 minus 4 is 1. 1 minus 3 is equal to minus 2. अभी क्या बचा? इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं? लेट्स डू प्लस. अभी इसके लिए इसको छोड़ते हैं. सो 1 minus 3 is minus 2 plus 2. minus 2 plus 2 कितना होता है?
0। अब मैं अगर यहां प्लस लगाता हूं तो 0 + 1 इज 1, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए? लीस्ट हमें चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू, स्मॉलेस्ट बोल रहा है। तो हम यहां अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, बिकॉज मल्टीप्लाई भी है हमारे पास, तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, 1 × 0, एनी नंबर into 0 is 0, so here you get the answer and this is how you will put, maximum 2 times हम किसी को यूज कर सकते हैं, लास्ट में हमने मल्टीप्लाई यूज किया। so this is how this question would be solved. let's go to the next question. further इसका जो explanation है, you will be getting this PDF on the Telegram channel and the link as well. so a certain number of men can complete a piece of work in 6 days. सी जाने से पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए थे प्रीलिम्स में जाने से पहले। नेक्स्ट, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर, ओके, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 6 days. लेट अस टेक दैट हाउ मेनी मैन यूज्ड टू डू वर्क. Let it be n number of men or let it be n1 number of men. n1 number of men required 6k days to complete a work x. This is it saying. Next is this is saying by what percent we should increase number of men. So let the increased number of men be n2. इसको हमने कुछ उससे बढ़ा दिया. n2 into 5k days is equal to the same work which is x. These both are same equations. Okay, when these both are same equations, let's basically equate the equation 1 and equation 2. Now ये step अगर आपको clear समझ में आया और x और x की वैल्यू सेम है, so your correct answer is n1 into 6k is equal to n2 into 5k. k से k cancel, n1 into 6/5 is equal to n2. तो n2 की यहां से वैल्यू क्या आती है हमारी? 6/5 n1. यहां तक हम सबको समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया हो, बहुत इजीली समझाया है मैंने. गो बैक एंड डू दिस. एक बार आप इसको रिवाइंड करके देखिए, देन वील गो. ओके, तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि हमारा जहां से हमारा मतलब है उतना हमने इसको सॉल्व किया है. सो यहां पर हमारा जो आंसर आया है that is n2 की वैल्यू 6/5 n. Now let's go to the question. What percent should be increase the number, okay, so that the work can be completed in 5 days. मतलब ये नंबर इंक्रीज हुआ है, हम n2 तक पहुंचे हैं. Okay, so by what percent is it increased? So by what percent ये इंक्रीज हुआ है? So we will be like, it would be n2 की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा है, so it would be n2 minus n1. और इंक्रीज कहां हुआ है? n1 से डिवाइडेड बाय n1. और किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई. ओके, सो n2 माइनस n1. n2 इज 6/5 माइनस लेट इट बी 1 डिवाइडेड बाय 1. n1 की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं बिकॉज 6/5 है, होल में लेना है तो हम ले सकते हैं. ओके, टू रिमूव द फर्दर कंफ्यूजन, लेट्स, ओके, सो अगर आप यहाँ माइनस करेंगे सो इट वुड बी, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा? लेट मी शो यू, फॉर सम पीपल लेट मी शो यू, अदर्स यू कैन इजीली. सो 6/5 माइनस 1, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 5 तो इट इज 6 minus 5, दैट इज 1/5. इसके नीचे 1 है. ओके, सो दिस इज हाउ वी टेक एलसीएम. सो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ गई? इट्स अराउंड 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज नीचे 1 है. 1/5 जो है वो नीचे आ जाएगा. 20%. This is your answer. Is it in the option? Yes. C is your correct answer. This is how you solve it. I hope this is clear. And if it's not clear, एक बार वापस जाइए, थोड़ा स्लो करके देखिए, because इससे ज़्यादा easy इसका जो स्टेप है वो कुछ है नहीं. Next, और this is simple maths. Next, 222 to the power 333 plus 333 to the power 222 is divisible by which of the following numbers? 2023 में अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने देखा था 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन था. ये ऑप्शंस में थे, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आया. ये क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी से आया है. हाउ विल यू टेस्ट कि किस डिविजिबिलिटी से आया है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने जाने से पहले लाइफ में सॉल्व किए थे. सो नाउ लेट्स डू कि 222 टू द पावर 333 प्लस
3 to the power 3. Okay, now this is divided by which of the following numbers? Let's do this. तो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है? It's 11 which is common. Now let's do it 1 multiply by 2 to the power 3 plus 3 to the power 3. I hope this is clear to you guys, क्योंकि इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा. अब कोई भी नंबर अगर हमारा डिविजिबल है इस वाले नंबर से, तो वो इनसे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई है. अगर इससे डिविजिबल है तो इससे होगा. सो हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास इजीली अवेलेबल है. सो 1 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो सर 1 का आप एक काम करिए, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए. ओके, तो ये किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं. 1 + 1 + 1 इज 3 की डिविजिबिलिटी काम आ रही है. यस, लेट्स डू 3 3 9. ओके, 9 यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 7 देन 37 इज अ प्राइम नंबर. 37 1 37. सो इसका आपका क्या आ गया फैक्टर्स? यहाँ 1 के फैक्टर्स आ गए 3 × 37. Is it in the option 3 and 37 but not 2? Yes, this is in the option. 2 से तो नहीं जाएगा. 1 की डिविजिबिलिटी 2 से है ही नहीं. एलिमिनेट कर दीजिए बाकी 3 को तो. But not 2. Yes. So this is your answer. B is your correct answer according to this question. Let's move to the next one. Further, ये explanation you will be getting this. Next, what % of water must be mixed with the honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? Okay, 20%, 10%, 5%, 4%. By what percent? Okay, let's us assume कि पहले 1 ml का जो कॉस्ट था वो ₹1 होगा. उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं. अब 100 ml का कुछ कॉस्ट होगा, 100 जाएगा. ठीक है. नाउ यहां पहले जो हनी था वो हम कितना ले रहे थे? 100 ml. ओके, नेक्स्ट हमने इसमें क्या किया है? वाटर हमने इसमें पुट किया है. तो अगर ये पहले 100% जो था वो हनी था, इसमें हमने x ml वाटर का इस्तेमाल किया, तो अभी ये है जिसको हम बेच रहे हैं. ओके, लेट्स डू द सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस अभी कितना हो गया? 100 प्लस x. नाउ ये क्या कह रहा है? कि ये कह रहा है कि 20% का गेन हुआ है. किस पर? जो हम पहले बेच रहे थे उस पर. तो पहले हम इसको कितने का बेच रहे थे? हम लगभग इसको 100 रुपए का बेच रहे थे. हमने अज्यूम किया था 1 ml बराबर 1 रुपये, 100 ml बराबर 100 रुपए. ओके, नाउ यहां पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट इज ऑफ 20%. तो 100 में 20% और ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस वही होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट बढ़ाया है. ओके, सो यहां पर एसपी की वैल्यू और 100 का 20% कितना होता है? 20. इट्स वेरी इजी. 20/100 into 100. 100 से 100 गया. 20 इज योर आंसर. सो 20 आप इसमें ऐड कर दोगे. सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका? जो पहले प्राइस था प्लस जो प्रॉफिट है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सेलिंग प्राइस. ओके, दिस इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स. 100 से 100 गया. x की वैल्यू 20. दिस इज इन ml. Let's change this into percent. So 20 upon. Okay, now 20 upon कितना? 100 into 100. इसी से तो इसको बढ़ाया है हमने. Next, this is your 20%. तो therefore कितना परसेंट वाटर आप इसमें मिक्स करेंगे? 20% वाटर मिक्स करेंगे 20% प्रॉफिट के लिए. A is your correct answer. फर्दर ये आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आया हो तो दोबारा से बैक जाइए, थोड़ा स्लो पर देखिए, इजी है. नेक्स्ट, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. यू विल बी गेटिंग दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल, सो दैट आपको ये और आप बाद में इसको रिवाइज कर सकें. नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 3 to the power 30? हमने जाने से पहले यूनिट्स रिवाइज किए थे, रिमाइंडर रिवाइज किए थे. मैंने आपको ट्रिक भी दिया था. आपको नहीं हो तो आप जाके लाइव में देखिए. और एक क्वेश्चन सीधा सीधा सी साइड से वहां से आया है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं. इस बार हमने देखा तो लगभग 19 जो क्वेश्चन हैं आपके,
वो एनालिस्ट आईएएस के द्वारा जो फ्री इनिशिएटिव्स थे वो आपको दिए गए थे। 19 क्वेश्चंस आर इज इक्वल टू 38 मार्क्स। 38 मार्क्स आर गेम चेंजर। ये सीसैट का क्वेश्चन हम जब लाइव डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ द 3 टू द पावर 30? लेट्स सी। सो 3 टू द पावर 30 है, इट्स नॉट 30, इट्स 3 टू द पावर 30। या क्या मैं इसको ओके तो लास्ट में जो डिजिट है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3, ओके दिस इज 30 टू द पावर 30, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 30, और व्हाट कैन आई राइट 3 टू द पावर 30 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 30। ऐसे ही हम इसको खोलते हैं तो इसके लास्ट में तो जीरो ही आएगा। हमारा जो मेन मतलब होगा वो इस वाले नंबर से होगा। तो इफ यू रिमेंबर हमने देखा था 3 और 7 जब यूनिट्स प्लेस पर होते हैं और रिमाइंडर क्या है 0, 1, 2, 3, जब ये रिमाइंडर आए, कब आता है ये रिमाइंडर? जब हम इसके ऊपर की वैल्यू को n को डिवाइड करते हैं 4 से, तब ये रिमाइंडर आता है। तो यूनिट्स प्लेस पर हमारा क्या होगा, हमने इसको रटा था 1, 3, 9, 7 और 1, 7, 9, 3। ये 7 के लिए था, वो 3 के लिए था। अगर 7 या 3 के ऊपर सपोज डेट n है, तो 3 के ऊपर फिलहाल क्या है 30। 30 को किससे डिवाइड करना है हमें n को 4 से। 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 4 6 24, 4 7 28। सो 28 रिमाइंडर कितना बचा है 2। रिमाइंडर कितना बचा है 2। तो यूनिट्स प्लेस पर क्या होगा 9। इज देयर 9 इन ऑप्शन? यस, D is your correct answer. These are pretty short tricks by which you can solve it. So D should be your correct answer. Yes, D is your correct answer. And further अगर आपको और डिटेल्स चाहिए you can go through this explanation. You'll be getting this on the channel. Okay. Now next question, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले बार CSAT में रिपीट हो चुका है। 4 to 1 and 4 to 7 when divided digit preceding the zeros in the same remainder 1. Okay. How many numbers can be used as the divisor in the order to get the same remainder as 1? Okay, let's start now. So यहां पर क्या है, it's 4 to 1 को हमने किसी एक नंबर से डिवाइड किया n से, एंड उसका जो रिमाइंडर आ गया वो 1 आ गया। मतलब अगर हम 1 उसमें से माइनस कर दें तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। सेम गोज फॉर 4 to 7 को हमने कुछ नंबर से डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर आया सर वो आया 1। अब जब 1 ही उसका रिमाइंडर आ रहा है, और अगर हम देखते हैं कि हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो रिमाइंडर नहीं चाहिए तो 4 to 1 में से आप 1 माइनस करिए 420 और 420 आएगा। नेक्स्ट 427 में से 1 माइनस करिए तो 426 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इनके फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इनमें जो आ रहे होंगे, बिकॉज इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा, किन दोनों में, इन दोनों में नहीं, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वही तो इन दोनों को डिवाइड करेगा, ताकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। नाउ लेट्स फाइंड। अब कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्राई टू सॉल्व इट। इट्स 2 2 ओके 2 2s are 4, 2 1s are 2 0, 2 1s are 0 5। अब ये जाएगा 5 + 1 6, 3 से जाएगा, 3 3s are 9, 3 5s are 15। नेक्स्ट क्या है 3 से जाएगा, नहीं ये 5 से जाएगा, 5 7s are 35, 7 1s are 7। सो 420 के जो फैक्टर्स यहां पर हमें मिले, इसको हम एक बार रब करते हैं। मैं उनको रब करता जा रहा हूं क्योंकि इनका काम खत्म होता चला जा रहा है। ओके, सो हमें यहां जो 420 के फैक्टर्स मिले वो मिले 2 into 2 into 3 into 5 into 7। ओके, नेक्स्ट हमें किसके फैक्टर्स निकालने थे जो हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर था यहाँ पे जिसके हमें फैक्टर्स निकालने थे, दैट वाज 426 टू 426, इसके फैक्टर्स निकालने थे। नेक्स्ट निकालते हैं, 2 1s are
सॉरी 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। नेक्स्ट ये किससे जाएगा 213। सो 213 जो है 3 + 2 + 1 ये 3 से जाएगा, 6 से जा रहा है तो 3 3 7 सा 21, 3 1 सा 3। 71, व्हाट इज 71? 71 इज अ प्राइम नंबर। 71 1 सा 71। ओके, तो यहां पे 426 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 2 × 3 × 71। हमें क्या निकालना है कॉमन फैक्टर्स निकालिए जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 एक कॉमन फैक्टर है, और कौन सा कॉमन फैक्टर है 2 इज अ कॉमन फैक्टर, और कौन सा कॉमन फैक्टर है 3 इज अ कॉमन फैक्टर। यही तीन चीजें हमारी कॉमन फैक्टर के रूप में आई हैं, बाकी चीजें नहीं है। सी दिस इज 7, दिस इज 71, डिफरेंस है। अब यहां पे निकाल लीजिए, तो पहला हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर। हाउ मेनी नंबर्स, लेट्स सी। सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो यहां पे हाउ मेनी नंबर्स, लेट्स सी। तो पहला जो है यहां पर 1 जो फैक्टर है हम उसको ले ना लें एक ही बात है। तो लेट्स सी नाउ कि यहां पर जो इसके कॉमन फैक्टर्स आए इसके हिसाब से वो 2 और 3 आए। सो जहां पे कॉमन फैक्टर 2 है, जहां पे कॉमन फैक्टर 3 है, वहां पे कॉमन फैक्टर और क्या हो जाएगा 2 × 3 6, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने कॉमन फैक्टर्स आ गए आपके 3 आ गए। इज इट इन द ऑप्शन? यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। फर्दर ये आपका है, यू विल सी दिस। नेक्स्ट, A can contains 399 liters of the petrol and Y contains 532 liters of the diesel. They are to be bottled in the bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in the terms of the liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है? कॉमन फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जो हमने इससे पहले सॉल्व किया है वही तो सेम क्वेश्चन है। हाँ, लैंग्वेज डिफरेंट है बट द क्वेश्चन इज सेम। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। सो यहां पर आपको कितने लीटर पेट्रोल भरना है 399, और कौन सा लीटर है 532। यही दोनों चीजें हैं, इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 399, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 133। नाउ 133 जो है वो यू विल सी कि ये 7 से जाएगा, तो 7 1 ज़ा 7, ओके, इट्स 7 3 3, इट्स 6 63, 7 9 ज़ा 63, 19 1 ज़ा। So you have factors as 3 into 7 into 19. Next, 532. Let's do this. 532. So 532. Okay. At 532. So last में 2 है तो obviously 2 से जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, अगेन 133 आ गया। इससे पहले भी क्या आ रहा था 133 आ रहा था। ओके, सो ये 7 से जाएगा। 7 कितना था 7 1 ज़ा 7, 63, 7 9 ज़ा 63, 19 divided by 1. What factors do you have? You have 2 into 2 into 7 into 19. अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर और है जो है 1, क्योंकि हम 1 की जो बॉटल है उसमें भी फिलअप कर सकते हैं। सो यहाँ कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, और एक कॉमन फैक्टर है आपका 7, एक कॉमन फैक्टर क्या है 19, और 19 इंटू 7 इज 133। ये छोटा है, अब आप कुछ भी आपस मल्टीप्लाई करोगे तो वो 399 या इससे बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमारे पास कितने ऐसी बॉटल्स है जिसमें हम फिल कर सकते हैं 1 7 19 और 33। क्या ऑप्शन है 4। डू वी हैव इन द ऑप्शन? यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। फर्दर इसका जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज हियर, वेयर यू विल गेट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट, consider the following statements in respect of the sum s x plus y plus z where x y z and x y and z are distinct prime numbers each less than 10, they all are less than 10. The unit digit of s can be 0, the unit digit of s can be 9, the unit digit of s can be 5. Which of the statements given above is
are correct. So these are distinct prime numbers. Let's write the prime numbers. 2, 3, 5, 7. These are the prime numbers which we have. Okay. So इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी x, y और z की. यही ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं. नेक्स्ट लेट्स सी नाउ कि are distinct prime numbers each less than 10. Okay. So can the unit place be 0? Let's see. If we will add 5 plus 3 plus 2, if we will add this, तो 5 plus 3 8, 8 plus 2 10. So 10 का क्या unit digit 0 है? Yes, this is quite possible. Next, the unit digit of s can be 9. Let's see. 5 plus 3 8, लेकिन 8 में कुछ प्लस करोगे. 7 plus 2 7 plus 2, लेकिन y की वैल्यू भी कुछ रखनी पड़ेगी. 7 plus 2 तो 9 होता है. नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट, यूनिट डिजिट कैन बी 5. सो कैन द यूनिट डिजिट बी 5? यस. 7 plus 3 कितना होता है? 10. 10 plus 5 15. यूनिट डिजिट पे 5 आया? यस. सो व्हाट्स योर करेक्ट आंसर? 1 and 3 ओनली. C is your correct answer. So this is how you have solved this. Next, two persons P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than the Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P share is 400 more than the Q share out of the total profit of 2,000, what is the capital which was contributed by the P? Okay, so दो लोग हैं. Let's see. यहां पर स्टार्ट करने से पहले जो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. दिस इज द फॉर्मूला. प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट और जितना ज्यादा समय है. ओके, सो अब हम यहां शुरू करते हैं कि जो P की वैल्यू है इसने कितना रखा है? इसने रखा है 14,000 मोर देन Q. ओके, बट P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स. कितने महीनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया है? 8 मंथ्स के लिए. ओके, एंड Q हैज इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स. सो Q ने कितना इन्वेस्ट किया? Q ने Q इन्वेस्ट किया, लेकिन कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया? इसने 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया. इफ P शेयर इज 400 मोर देन Q शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000, तो P का जो शेयर है वो ये कितना कह रहा है? ये कह रहा है 400 मोर देन Q शेयर. तो P इज इक्वल टू 400 प्लस Q. या जो बात हो रही है ये यहां पे केवल प्रॉफिट की बात हो रही है क्योंकि प्रॉफिट है 2000 का. तो P का जो शेयर है वो 400 है Q से ज्यादा. और Q का शेयर कितना होगा? Q, अभी ऊपर वाले को भूल जाइए, केवल नीचे वाले को देखिए. ये तो हमारे इक्वेशन बन गया. अब हम देखते हैं तो यहां पर P प्लस Q का जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 2000. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो P की वैल्यू इज अराउंड 400 प्लस Q इज इक्वल टू 2000. Q प्लस Q 2Q 400 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1600. 400 जो जाके माइनस हो जाएगा तो Q की वैल्यू यहां क्या आ गई? 800. एंड जो P का प्रॉफिट है वो कितना हो गया यहां? 1200. 400 प्लस 800. सो दिस इज नाउ क्लियर कि जो Q का प्रॉफिट है, Q's प्रॉफिट इज इक्वल टू 800 एंड P's प्रॉफिट इज इक्वल टू 1200. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां तक हमारी चीजें समझ में आ चुकी हैं. इजी है, राइट? नेक्स्ट, अब हम एक बार और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यहां तक हमारा आ गया, मतलब आधा क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया. अब क्या करना है? बस जो हमारी वैल्यूज आई हैं हमें इनको अप्लाई करना है एंड वी विल बी गेटिंग द राइट आंसर सून. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. So let's go to the formula. What was the formula saying? That profit is directly proportional to investment into time. So P's profit, P का profit upon Q का profit, it should be equal to, directly proportional है तो ये equal हो जाएगा, equal to investment. जो P का investment है, P का investment कितना है यहां से? P का जो investment है, let it be P. और P का इन्वेस्टमेंट क्या है हमें, क्योंकि यहाँ पे किसका इन्वेस्टमेंट बताना, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय
P, तो हम यहाँ P का इन्वेस्टमेंट रख देते हैं और Q का इन्वेस्टमेंट क्या है, Q, ओके इन्वेस्टमेंट रखिए आप। तो हमें P का निकालना है तो हम Q के फॉर्म में रख देंगे ताकि डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ P इज इक्वल टू 14,000 प्लस Q, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितने आ जाएगी, P माइनस 14,000। तो यहाँ से P की वैल्यू तो हम P रखेंगे, P इंटू कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था इसने, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, ओके। Q की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, P माइनस 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स। और यू कैन पुट डायरेक्टली, आप ये जो P की वैल्यू है ये पुट करते, लेकिन फिर Q आता और Q के बाद फिर आप क्या निकालते, P, ओके। अब यहां ये वाली चीज जो है ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का परसेंट है, ओके। नाउ लेट्स पुट, तो ये है 1200 का प्रॉफिट अपॉन 800 का प्रॉफिट इज इक्वल टू 8P divided by, you have this which is 10P minus 14,000। यहां तक हमारी चीजें समझ में आई, ओके। अब यहीं पे बस इसको सॉल्व करना है, 2 0 से 2 0 गए, दिस इज 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2, ओके। अब हम इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, सो यू विल सॉल्व दिस, ये कितना हो जाएगा इधर, इसको इधर, ओके। वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। डू वी हैव स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज, लेट मी चेक, नो वी डोंट हैव स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहां तक हम आ चुके हैं, लेट्स सॉल्व दिस नाउ। बस अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, यू विल गेट द आंसर। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, कितना प्रॉफिट क्या है, कैसे आया, ओके। सो अब हमें जो सॉल्व करना है वो इसके आगे का सॉल्व करना है, ओके। ये ऊपर वाला था, इसको हटा देती है, इसको हटा देते हैं, यस, नाउ यू गेट द आंसर। ये हमारे पास था, लेट्स सी। तो 3/2 ये इधर जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30P माइनस 14 3 जा 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1 3 2 3 1 जा 3 प्लस 1 4, so 30P minus 42,000 and one more 0 is there क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, is equal to 16P। 16P को इधर भेज दीजिए, तो 16P इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 13 माइनस 16 इज 14P is equal to 42,000। 4 0 यहाँ पे है, यस। अब P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके, डायरेक्ट P की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 42,000 डिवाइडेड बाय 14। सो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, सो 4 3 सा 12, 30,000 इज योर आंसर, 30,000, 30,000 इज योर आंसर। सो यू हैव A एज योर करेक्ट आंसर। अलग अलग स्टेप्स में किया, पूरा हमने सॉल्व किया है, नहीं समझ में आया हो तो वही प्रोसेस करना है कि आपको वापस जाना है और एक बार आपको ट्राई करना है। स्पेस कम था, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट, P salary is 20% lower than the Q salary with which is 20% lower than the R salary. By how much percent is R salary more than the P salary? रेफरेंस के लिए सबसे नीचे वाले पे हम आ जाएंगे, तो P की सैलरी डिपेंडेड है Q पे, Q की सैलरी डिपेंडेड है R पे। तो लेट सैलरी ऑफ R बी 100,000 के मल्टीपल्स में हम लेते हैं कि ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो R की सैलरी कितनी है, 100 है, ओके। ये R की सैलरी है, इट्स इजी। R की सैलरी क्या है, 100, ओके। जब R की सैलरी 100 है तो Q की सैलरी कितनी होगी, 20% कम, 18। P की सैलरी कितनी होगी, 20% कम, तो इसका 20% निकालेंगे तो 16 आएगा। 16, 80 को 16 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ये है 10, ये है 7, ये है 4, ये है 6, 64। तो ये सैलरी हो गई। अब ये कह रहा है हाउ मच परसेंट, बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन द पी सैलरी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आर और पी में कितना डिफरेंस है, 100 माइनस 64। अब 100 माइनस 64 कितना होता है, इट्स अराउंड 36, यस। तो ये पूछ रहा है भाई वो हाउ मच परसेंट आर की सैलरी मोर देन द पी सैलरी, तो यहां नीचे किसकी सैलरी आएगी, ऑब्वियसली पी आएगा। तो यहां 36
डिवाइडेड बाय पी की सैलरी कितनी है 64 मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। अगर क्वेश्चन पूछता कि बाय हाउ मच परसेंट इज पी सैलरी लेस देन द आर सैलरी, तब हम यहां पे आर का रेफरेंस लेते हैं, बट यहां आर की बात हो रही है तो इसलिए हम सॉरी यहां पी की बात हो रही है इसलिए हम पी का रेफरेंस ले रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। So here when you will further when you will go on solving this, so you will get your answer as 56.25, right? So B is your correct answer. Next question. A number is mistakenly division, you can do it on yourself. Number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. By what percentage change in the result due to this mistake? Okay, अगर हम अभी यहाँ पे रिजल्ट कितना आया, नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, लेट द नंबर बी x। अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता 4x, लेकिन एक बच्चे ने CSAT के प्रेशर में क्या किया कि उसने x को डिवाइड कर दिया 4 से, तो उसका आंसर आ गया x बाई 4, जो कि ऑप्शन में था और उसका गलत हो गया, मान लेते हैं ऐसा। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। सो व्हाट वाज टू बी द रिजल्ट, दिस वाज टू बी द रिजल्ट। डिफरेंस निकालिए पहले तो, क्योंकि कितने परसेंट से यहां पे चेंज आया, तो डिफरेंस के लिए 4x माइनस x बाई 4, दैट इज 16x माइनस x बाई 4, दैट इज 15x बाई 4 का डिफरेंस है। कितने परसेंट से रिजल्ट में चेंज हो गया, तो 15x बाई 4 डिवाइडेड बाय किससे, क्या करेंगे हम, x बाई 4 या 4x। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट चेंज इन द रिजल्ट। रिजल्ट लाना क्या था, ये इसमें कितना परसेंट का चेंज आया, 4x into 100, is it so? Yes. Now let's do this. So you have 4 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये अराउंड हो जाएगा आपका, wait, so this would be around your 15x upon 16x multiply by 100, x से x गया। When you will start solving this, you will get your answer is, you should get it as 93.75. So D is your correct answer. बिकॉज ये 1600 के लगभग पार आएगा, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। 1500 है तो 1500 1600 से कितना है 100 छोटा, तो जब हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 93 के अराउंड ही तो आएगा, और एक ही ऑप्शन है डी, कंप्लीट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इसे। नेक्स्ट, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। ऐसा क्वेश्चन लेता है टाइम। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे, आप 100% श्योर हैं, आपने लास्ट के लिए थर्ड रीडिंग या सेकंड रीडिंग के लिए रखा है, देन ओनली यू शुड अप्रोच इट। अब हम देखते हैं 80% पास्ड इन इंग्लिश, बेसिकली इंग्लिश एंड ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि 15% फेल्ड, 15% फेल्ड, देयरफॉर पास्ड कितने हैं हमारे पास, 100 माइनस 15, दैट इज 85% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं और 2 सब्जेक्ट में भी पास हुए हैं, तो ये टोटल पास है। 85% ऐसे बच्चे हैं जो टोटल पास हुए हैं। ओके, अब यहां पर एंड वन मोर थिंग, लेट जो बच्चे 2 सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं उनकी वैल्यू क्या है, x, लेट देयर वैल्यू भी x, जो 2 सब्जेक्ट में यहां पे पास हुए हैं। अब हम यहां देखते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ओके वेट, यस, तो अब हम इसको यहां से थोड़ा सा मिटाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि 85% बच्चे जो थे पास थे और 15% फेल थे। ओके, अब इसको मैं यहां सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर नेक्स्ट इज योर x, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली पास हुए हैं 1 सब्जेक्ट में, सो स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट,
इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो 80% में से कितना माइनस करोगे, x को, क्योंकि x ऐसे बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पर हिंदी की, जिनको हिंदी में से पास हुए ऐसे बच्चे, तो हिंदी में जो पास हुए वो हो जाएगा 70 माइनस x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं या दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो वो क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहां पे पास हो चुके हैं वो यहां कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 माइनस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस एक्स। इज इट सो? क्योंकि x नंबर ऑफ वो स्टूडेंट्स जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ये इंग्लिश में जितने पास हुए हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट वाले माइनस कर दिए, हिंदी में जितने पास हुए उसमें 2 सब्जेक्ट वाले माइनस कर दिए, और टोटल पास आउट कितने हैं सर, 85% पास आउट है। 80 प्लस 70 150, माइनस एक्स प्लस एक्स गया, 150 माइनस एक्स बराबर 85, एक्स इधर आ जाएगा 85 इधर आ जाएगा, तो 150 माइनस 85 बराबर x, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, इट्स अराउंड 65%। ये x की वैल्यू आ गई यहां से। अब x की वैल्यू जब ये आ गई, अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। 85% बच्चे क्या हुए, पास। x क्या है, x ऐसे बच्चे थे जो पास हुए कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में, तो एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब क्या हुआ है कि जो टोटल जो हमारे पास हैं उसमें से किसको माइनस कर दो, ऐसे बच्चे जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनको आप माइनस कर दीजिए। 85 माइनस 65 इज 20%। सो 20% ऐसे बच्चे हैं जो यहां पर एक ही सब्जेक्ट में यहां पर फेल हुए हैं। यू हैव बी एज योर करेक्ट आंसर। फर्दर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यू विल गेट दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अ फादर सेड टू हिज सन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। ओके, सो प्रेजेंट एज सन क्या है, एक्स। N years back he was as old as, तो let the age of father be F. So F कह रहा है कि N years back मतलब F की प्रेजेंट एज है F, फादर की प्रेजेंट एज है F, N साल पहले उसकी एज as old as his son is now, now son कितना है X, तो इतने साल पहले जो फादर की एज थी वो प्रेजेंट एज सन के बराबर थी, तो F की वैल्यू क्या आ गई, X प्लस N। तो therefore age of present age of father is equal to x plus n। यहां से हमें ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि my present age is 4 times your age n years back. His present age is, this is his present age, so his present age is 4 times your age n years back, present age of son n years back। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। यस, अगर सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 130, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है ये, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्लस प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 130। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आया। हमारा जो काम है वो केवल इन 2 इक्वेशन से है। अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं समझ में आया हो यहीं से आप रिवाइंड करिए और दोबारा समझने की कोशिश करिए कि हमने ये रिलेशन कैसे लेकर के आए थे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक बार हम इन सबको रब कर देते हैं, राइट। सो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, अब इन 2 इक्वेशन को आप आसानी से इक्वेट करिए, यू विल गेट द आंसर। पहला इक्वेशन और ये इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, एन और एक्स का रिलेशन निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं। x प्लस एन बराबर 4x माइनस 4n, इज इट सो? यस। सो यहां पे n को इधर 4n, क्योंकि माइनस में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5n बराबर x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, n इज इक्वल टू 3/5x।
ये n की वैल्यू आ गई 3/5x। अब ये 3/5 हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। x प्लस x 2x प्लस 3/5x इज इक्वल टू 130। ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15x बाय 5 is equal to 130. Is it so? Is it 15? 5 2s are 10. 10 plus 3 13. Sorry, this is 13. 5 2s are 10. 10 plus 3 13. Next, अब यहां से ये 13 है तो ये 10 हो गया, 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 50, और x की वैल्यू 50 आ गई, यहां 50 आप पुट कर दीजिए। तो 3/5 इंटू 50 10 30, ये किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑस्फोर्स लग सकता है बट अगर आपको समझ में आ रहा है सो इट इज इजी फॉर यू। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 50, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 30। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस निकाल लीजिए। प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, x प्लस n प्रेजेंट एज है, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, माइनस कर दीजिए इसमें से, प्रेजेंट एज क्या है x, यस। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आई है 50 प्लस n की वैल्यू कितनी आई है 30 माइनस x की वैल्यू कितनी थी 50। सो 50 50 कैंसिल, यू हैव आंसर एज योर 30 ईयर्स। 30 साल का अंतर है दोनों के बीच में। दिस इज हाउ यू सॉल्व, दिस वाज इजी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following: 1000 liters, 1 meter cube, 1 metric ton is equal to 1000 kg, 1 hectare is equal to 10,000 meter square. So ये ऐसा क्वेश्चन है जो है, इट इज फैक्ट, राइट। सो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसी चीजें आप याद करके जा सकते थे, और एल्स यू कैन सॉल्व इट लेटर ऑन। सो दिस इज हाउ इट इज करेक्ट, वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज द आंसर। Let's solve the next question. Let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest 2-digit number is 99, then what is the number of possible values of x? So x एक 2-digit number है और y ऐसा ही number है जिसको number interchange करके बनाया गया है, और इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 99। तो सर कहां से हम शुरुआत कर लेंगे, 81 से शुरुआत कर लेंगे। 1 8 प्लस 8 1 क्या होगा 99। अगेन 1 8 2 से शुरुआत, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 प्लस कितना 7 प्लस 7 2 99, 3 6 6 3 देन 4 5 5 4, यही होगा। इन सबका वैल्यू 99 है। ओके, इसके अलावा हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, यहां पे 5 आएंगे तो 5 4, यहां 6 आएंगे तो 6 3, 7 आएंगे तो 7 2, 8 आएंगे तो 8 1, और 9 हम जाएंगे नहीं क्योंकि ऐड नहीं हो पाएगा। तो यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। How many possible values are there of x? What is the number saying? Then what is the number of possible values of x? कितनी possible values हैं x की? So sir x की total possible values हैं 8, क्योंकि ये यहां आ सकता है और ये यहां आ सकता है, right? So x की total possible values कितनी हो गई 8 is your correct answer, right? Next is question number 17, a question from simple mathematics. The question says that consider the following statements: weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men, weight of 4 women, and the average weight of the women is 63 kg. Then what is the average weight of the boys? So you have to tell this answer. Now first of all let's make a statement. For example, that the weight of let this be 6, the weight of 6 boys is equal to the weight of 7 girls is equal to the weight of 3 men is equal to the weight of 4 women. This is what the question is trying to say. And the second statement about the question, it says
that the average weight of women is 63 kg. How many women are there? There are 4 women, right? So 4 women average weight, wait a second, let me just erase that. So the average weight of 4 women is equal to 63. Is it so? This is what the question is trying to say. 4 say 4 would be cancelled. Weight of 1 woman is equal to 63. Here we will put the weight and then we will calculate. So let me just erase this. I hope this is clear to you guys. So the next step which we'll do, now we know that the value of this W is equal to 63. Okay, so we already know that 6B is equal to 4W. Is it so? Now the weight of W is, the value of W is equal to 4 into 63. Is it so? The value of B is equal to 4 into 63 divided by 6. Now we will just have to calculate 3, 2, 1, 3, 2, 2, 2. 2 into 21 is equal to 42. So the value of B or the weight of one boy is equal to 42 kgs. Is it in the option? Yes, this is in the option. This is B. So this is how you solve the question, right? Now we have our next question. So this is the this is further the solution. You will get this on the Telegram channel. Now let P, Q, R and S be distinct positive integers. Let P and Q be odd and R, S be even. We did live sessions of the CSAT just before the prelims in which we saw such kind of questions, right? So these questions are repeated basically every year, every other year in some other format or some other statement. So these two numbers, these are odd, these two are even. So we have to calculate the following statement. Okay, so first of all, let's go with the first one. The question says that P minus R means odd minus even square multiply by odd into even. This number is even. This is what it's trying to say. So odd minus even, what is it? It is odd. Odd minus even is odd. You can take example. For example, 9 minus 2. This is 7. This is odd. And odd square, what is it? Odd square would be odd into even. What is odd into even? It is even. For example, 9 into 2, 7 into 2, any number into 2, 4, 6, 8 would be even. So odd square into even. So odd square is, take example of 7. 7 sevens are 49. It's odd. So odd square is odd. Odd into even is equal to even. So first statement is correct. This is how it is. This is how we solve the equation. Okay. Now let's just try to find out about the second statement, what the statement says. So wait a second, just let me clear this. Okay. So now the next statement says that Q minus S, Q square S is even. What is Q? It is odd. Okay. Odd minus even multiply by odd square into even. So this is what this statement is trying to say. Okay, so what is odd minus even? It is odd. Take example of 9 and 2. So it is odd. Okay, so it is odd. Just before this question we saw odd square is also odd. Multiply by even. Odd into odd is odd. Odd into even is equal to even. Odd into even is always even. So this statement is also correct. Now let's just evaluate the third statement. Just a second, and we'll evaluate the third statement, what the statement says. I hope you all must have done this. Now the next statement says that Q plus R square P plus S is odd. Let's see. It is odd plus even square multiply by, this is odd plus even, right? So odd plus even, what is it? This is odd. Odd plus even is odd. Take example of 9 and 2 again. Take the same examples or you can change the examples.
7 plus 2, it's odd. So odd plus even, it's odd. Odd square into odd plus even. What is odd plus even? It is also odd. Yes. Odd square is odd. Odd into odd is odd. So this statement is also correct. All the statements are correct. D is your correct answer. This is how you could have solved this. So this is further the explanation. You will get this on the Telegram channel. I'm not just waiting more on explanation because I'm explaining you this here. So we have next question. The question says, what is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4:25? It means that this is the clock and it is showing hour hand is somewhat here and minute hand is somewhat here. This is what this question is trying to say, right? 1, 2, 3, and this is 4. This is trying to say that you have to find this angle between the hour hand and the minute hand when the time is 4:25 or 4:25 hours. First, let's calculate the degree कि कितने degree पर कितने minutes move कर रहा है. First, let's try to do this. So, first we will calculate of the minute hand. So, how many minutes are there? It is 360 upon how many minutes in total are there? There are 60 minutes in an basically when in an hour this minute hand goes around clock. So you will say that this is equal to 6 degree. So 6 degree in 1 minute this is moving. The minute hand is moving 6 degrees in 1 minute. Next, if we'll calculate about the hour hand, what is the value of the hour hand? So it is like 360 upon how many total hours are there when this small hand will go like this. So there would be 12 hours and each hour contains how many minutes? Around 60 minutes. Okay. So if we will calculate this, so this is around 2, this is 1/2 or you can say 0.5 or you can say 0.5 degrees in 1 minute. So you got these two values of minute hand, you got 6 degree in 1 minute and for the hour hand you got 0.5 degrees in 1 minute. Now what is next is that we have to calculate the value of this. What is the difference between the hour and the minute hand, right? So if we will see the position of the minute hand, how many minutes have been passed here if you will calculate. So 6 degree in 1 minute, how many minutes are there? You will say that when it was here, so यहाँ से इसको यहाँ आने में कितना टाइम लगा होगा? 5 मिनट. 4 to 5 आने में उतना इसका डिफरेंस है. हम 4 के रेफरेंस से इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. सो इट्स अराउंड 5 मिनट्स. इफ वी विल कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड नाउ, मिनट हैंड कितना डिग्री मूव किया है हम पहले ये निकालते हैं. सो इट इज 5 मिनट्स इंटू 6 डिग्रीज, दैट इज 30 डिग्री. सो मिनट हैंड जो है वो 30 डिग्री पर है, किससे? 4 से. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस आवर हैंड. तो आवर हैंड यहां से कितना चल के आया है? सो यू विल से इट इज 0.5 डिग्री. हमने देखा था कितना मूव कर रहा है, 0.5 डिग्री. 0.5 डिग्री इन 1 मिनट. हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? 25 minutes. Okay, 0.5 into 25, what is it? This is 2.5. So this is 12.5 degree. So the position of the minute hand is at 30 degree with reference to the 4 and the position of the hour hand with reference to the 4 is 12.5 degrees. So what is their and their difference basically would be the angle between them. This is what it is. So you will calculate the difference between the minute hand and the hour hand because हमने इसको 4 के रेफरेंस से लिया है. So this is 30 minus 12.5 degree Celsius. बस normal 12.5. So the correct value of this would be 7.5 degrees. So C is your correct answer. I hope this is clear to you. आप इसको एक बार बैक करके आराम से देख सकते हैं. So this is how इसको सॉल्व किया जाता है. थोड़ा इधर से इधर लाया है. ओके, नाउ लेट्स गो एंड फर्दर ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ 5s यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक. अब इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि कितने यहाँ पे जो यूज हुए हैं वो 5s यूज हुए हैं. सो डायरेक्टली आई विल शो यू द सॉल्यूशन बिकॉज यहाँ इसको ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता था. फॉर एग्जाम्पल टेक अ बुक, राइट. सो उस बुक में यहाँ जो हमारा केस 1 आएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू.
केस 1 में यहां 5 जो यूनिट्स प्लेस पर होता है वो होगा, जो केवल यूनिट्स प्लेस पर आता है वो कहां कहां आएगा, 15 पर, 25 पर, 35 से 95 तक आएगा यूनिट्स प्लेस पर, तो 9 टाइम्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट 5 10th प्लेस पे होगा, 50 to 59 कितने बार आएगा, 10 टाइम आएगा। नेक्स्ट ट्रिपल डिजिट्स पर अगर हम देखेंगे जो 100 से ज्यादा डिजिट्स हैं तो इट वुड बी ऑन 105, 115, 125 एंड सो ऑन इट विल गो, अगेन इट विल कम 10 टाइम्स। नाउ यहां पे अगर हम 200 के 3 डिजिट पर जाते हैं, क्योंकि हम ट्रिपलेट्स देख रहे हैं, वहां पर भी ये 6 बार आएगा, बिकॉज 260 पेजेस की वो क्या, तो 255 तक तो 5 आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 10th प्लेस पर ये कितना है, तो 10th प्लेस पर इट वाज अराउंड 150 से लेकर के 159 तक 10 टाइम्स आएगा ये, देन 250 से 259 तक 10 टाइम्स आएगा ये। दिस इज हाउ इट विल कम। सो नाउ दैट 251, 252, 253, दिस इज हाउ इट विल कम। सो हमने इसको यूनिट्स प्लेस पर कैलकुलेट किया सबसे पहले, फिर हमने 10th प्लेस पर इसको कैलकुलेट किया, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया ट्रिपल डिजिट के यूनिट प्लेस पर, ट्रिपल डिजिट के फिर 10th प्लेस पे हमने इसको कैलकुलेट किया, और सारे केसेस को हम ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर इज 56. So is it in the option? Yes, 56 is in the option, right? So this is how you must have solved this. पहले यूनिट प्लेस विद 10th प्लेस एंड ऑल। एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, काफी बच्चों ने एनरोल कर लिया है, यहां पर कुछ स्लॉट्स हैं जो दिए जा सकते हैं। सो मेंस जैसे कि यूपीएससी का रिजल्ट कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 आपका मेंस आंसर राइटिंग तैयार होनी चाहिए, and if you have cleared this year prelims, so this is very crucial for you. There would be subsequent discounts for the people who have already qualified this prelims, and for the people who have already qualified UPSC, they are sitting in the government jobs and then they are preparing for this. This test series is free for those people. And for GS2 we have Anamika ma'am, for GS4 we have Shri Nitin Shivare sir. In other faculties we have 2 ex-IPS officers, BN Ramesh sir and BL Vora sir, BN Ramesh and BL Vora sir. Sunil Jetli sir is there, Prempal Sharma sir and SK Jha sir. For further details or to get enrolled, you can contact on the number given here below, or you can directly come to the center. There are classes and test series of the optional subjects as well, the optional subject of geography, public administration, political science, in which this would be thoroughly covered through lectures that would be offline, through lectures that would be online, plus the series, this test series, mains answer writing and essay writing as well would be included in that. So you can basically contact here for your own benefit and for your own preparation, right? So next the question says, question number 21, it says a person buys 3 articles PQR for rupees 3330. If P's cost is 25% more than R and R's cost is 20% more than Q, what is the cost of P? A very easy question, simple basic maths is used in there. It is P is equal to 25% more than R, right? So what is 25% more of R? I guess it is, wait a second, 25% more than the cost of R. So it is around 25 upon 100 into R plus R. This is what the question is trying to say. So it is around, this is 1/4. Further I'll basically calculate it directly. So you will get this R by 4 plus R, and you will say that this is 4 plus, this is 5 by 4 R, right? The value of P is 5 by 4 R. Now the value of R is 20% more than of Q. R is basically 20 upon 100 into Q plus Q, right? So this is 1/5. So you will calculate it as Q upon 5 plus Q, which is equal to 5 plus Q is 6Q upon 5, right? So then what is the cost of P? What is the solution? So you have as P plus Q plus R, this is equal to 3330. You have the value, you have the relations of these things, right? So we'll replace this with the same value. What we have to calculate? We have to calculate the value of P. So we will replace everything in the terms of P. So R from here, R would be equal to 4 would go here. So it would be around 4 by 5 P is equal to R. We have this as one value, right, from this equation. And what is the relation between, now this is R is equal to 6 by 5 Q, okay.
first of all, what is the value of q in the terms of, okay, first of all, q in the terms of r. So this is around, you will say that q is equal to 5 by 6 r, and we'll replace these two values from here to here. So we'll plus p plus what is the value of q here? Q is 5 by 6 of r plus what is the value of r here? It is 4 by 5 of p. This is equal to this number 3300, right? Further we'll replace this r. What was the value of r from here? So we will add p plus 5 by 6 multiply by 4 by 5p plus 4 by 5p, right? So from this 5 gaya, and you have p plus 4p upon 6 plus 4 by 5p, right? And when you will calculate the LCM, so LCM would be 30. So it would be 6, okay, this would be 30p plus 6 5s are 30, 5 4s are 20p plus, you will say 5 6 are 6 4s are 24p, right? When you will add these, this would be equal to 3300, right? Let me just erase this. Okay, this is, I hope this is clear to you up to here, जहां तक मैंने समझाया है. And next जो हम यहाँ पे solve करेंगे, just a second, leave this. Okay, so अब इस equation को हम यहाँ लेकर के आते हैं. So now this is 30, this is 50, and you have this as 74p upon 30. This is equal to 3330, right? And when you will calculate this, p is equal to 3330 multiply by 30 divided by 74, right? When you have this, so further you will calculate this, you can calculate it easily. So it's around 2327, you have this as 15, 37 9s is 330, 90 into 15 is equal to 1350. So the value of p is 1350. इस क्वेश्चन में अगर हम किसी और की वैल्यू पुट करते तो सीधा उसकी वैल्यू आती है. सो जस्ट टू सेव टाइम हमने p के रेफरेंस में ही इसको रखा, सो दैट डायरेक्टली हमारी p की वैल्यू आ जाए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27 इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर? प्रीलिम्स में जाने से पहले जब हमने सी सेट के सीरीज किए थे तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल. यूनिट्स डिजिट लेंगे, यहां पे हमें बाकी नंबरों से मतलब नहीं, केवल यूनिट डिजिट लेंगे. तो इट्स 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27. यहां जो पावर होती है इसको हम डिवाइड कैसे करते थे? 4 से हम इसको डिवाइड करते थे. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सो गो विद द प्रीवियस वीडियोस जो प्रीवियस सीसैट के लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हम 4 के रिमाइंडर से इसको देखते हैं. सो इट्स 4, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, और यहाँ से अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? इट वुड बी 4 5 20, 4 6 24, राइट? सो 24, 3 रिमाइंडर यहाँ बचेगा. 2 का जब 1 रिमाइंडर होता है तो यूनिट्स प्लेस पर 2 ही आ जाता है, और जब 2 का रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट्स प्लेस पर 8 आ जाता है. सो 2 + 8 इज 10. लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0. तो जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो नंबर कैसे डिविजिबल होगा इन सब में से? C इज योर करेक्ट आंसर. फर्दर दिस इज बेसिक डिविजिबिलिटी रूल, राइट? नेक्स्ट, let p and q be positive integers satisfying p less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine the value of p q uniquely? जो uniquely value determine नहीं कर रहा है. For example, we'll take 3, right? So अगर हम 3 लेते हैं, where okay 3 अगर हम लेते हैं तो p plus q की वैल्यू आ जाएगी 3. तो यहां पर a की वैल्यू हो सकती है that is 2 और 1. So value of p can be 2, value of q can be 1, और they can be vice versa. तो यहाँ पे यूनिकली हमें पता पड़ रही है कि या तो उसकी वैल्यू 2 हो जाए या फिर यूनिकली भी यहाँ पता पड़ रही है क्योंकि q ग्रेटर है, ऑब्वियसली q ग्रेटर है तो ट्रू की वैल्यू ये हो जाएगी एंड p की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यूनिकली हमें पता चल रहा है p q की वैल्यू क्या है. नेक्स्ट लेट्स टेक 4. तो 4 में हम कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं? हम 2 और 2 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, राइट? वेयर दिस वुड बी q एंड दिस वुड बी p. लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये ग्रेटर है. अब अगर ये सेटिस्फाई कर देगा तो हमें यूनिकली इसकी वैल्यू पता
चल जाएगी कि Q की वैल्यू क्या है और P की वैल्यू क्या है, लेकिन कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू डिटरमाइन ना करता हो। ओके, लेट्स टेक 5। अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो हमारे पास दिस इज P एंड दिस इज Q। हमारे पास दो कंडीशन आती हैं 2, 3, 1 और 4। अब यहाँ ये सारी ही कंडीशन फॉलो हो रही हैं कि Q की वैल्यू ग्रेटर है P से, राइट, एंड P प्लस Q बराबर K हो रहा है, 3 प्लस 2 इज 5, 4 प्लस 1 इज 5। तो यहाँ पे हम यूनिकली नहीं बता सकते कि Q की वैल्यू क्या है, बिकॉज Q's वैल्यू कैन बी ईदर 3 और ईदर 4, right? P's value can be either 2 or either 1. So you cannot uniquely determine the value of this P and Q, and by using this smallest number, the value of K is the smallest. This is C is your correct answer, right? So this was the question. This is the explanation. Next, a question is given followed by two statements, 1 and 2. Consider the following statements. What are the values of M and N where M and N are natural numbers? M plus N greater than Mn and M greater than N. Okay, you have to calculate the values. Okay, next, the product of M and N is 24. So if we'll start calculating it, so let's just see that M plus N, ये M into N से बड़ा है, ओके, और M ग्रेटर देन N है। केवल हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, तो क्या हमें इससे वैल्यू पता चलती है M और N की? कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट अलोन? नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ कोई रेफरेंस नहीं है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ M और N जो है वो 24 है। प्रोडक्ट कह रहा है कि ये 24 है, तो प्रोडक्ट 24 के लिए क्या हो सकता है? दिस कैन बी 3 8 4 6, right? And what else can be it? It can be 12 2s, it can be 24 into 1. These are the possible values of Mn. Now let's just see the first statement. Now first statement alone तो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तो प्रोडक्ट हमें पता चल गया है। सो नाउ कैन वी नो द वैल्यू ऑफ M and N by using this statement alone? नो, यहां तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वैल्यू नहीं पता लगा सकते। अब यहां पर ऊपर वाली स्टेटमेंट को भी यूज करके देख सकते हैं कि क्या हम इसमें वैल्यू पता लगा सकते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट को यूज करके भी। फर्स्ट लेट्स सी, M plus N greater than M into N. 8 plus 3, is it greater than 8 into 3? No, this value will perish. Let's see this. Let this be the, okay, then we will see that 6 4s are 24. Is 24 less than 10? 6 plus 4? No, this value again will be crossed. Next, this is 12 or 2. Okay, 12 plus 2, this is 14. Is it greater than 12 into 2, which is 24? No, this is not greater than. Next value is 24 into 1. Let's take that 24 plus 1. Is it greater than 24 into 1? Yes, 25 is greater than 24, and here 24 is also greater than 1, which is M is greater than N। अगर हम यहाँ पे इस तरीके के वैल्यू लेते हैं तो नेक्स्ट, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन से अगर हम दोनों को यूज करते हैं। Therefore, the question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered by using either statement alone. C is your correct answer, right? Next, a question is given followed by two statements, 1 and 2. Consider the following statements. What are the unique values of x and y where x, y are distinct natural numbers? Unique values पूछ रहा है आपसे। Statement 1 says that when x by y is odd. Now just using this statement alone, can you know the value of x and y uniquely? कुछ भी values हो सकती है odd के लिए, तो any number can be a value. For example, let's take, you can take the value as 49 and 7. This is odd, right? Or you can take any other number, so you will calculate the odd. Now alone first statement cannot be used. Okay, alone first statement cannot be used. X into y is equal to 12. Okay, and x by y is odd. X into y is equal to 12. If we'll do factorization of 12, what we will get? We will get as 3 into 4, 2 into 6. What else can be there? There can be
12 into 1. Only these values are possible for this factor, right? X and y, and their value is odd. Let's see, कैन द वैल्यू बी और अगर हम पहला स्टेटमेंट यहां यूज करते हैं क्योंकि हमें यूनिकली यहां पे वैल्यू चाहिए, पहला स्टेटमेंट यूज करिए, कैन बी यूज 4/3, इज इट ऑड? नो, इट्स इन डेसिमल्स, दिस स्टेटमेंट गोज रॉन्ग. लेट्स यूज दिस वन. ओके, लेट्स यूज दिस वन हियर. सो यू विल से कि 12 डिवाइडेड बाय 1, वी आर जस्ट कैचिंग or we are matching the statement first with the second one. So 2/1 is 12, which is even. This statement also does not hold. Let's see the value of 6 and 2. So 6/2, this is 3. So x by 5 is odd. Yes, it is odd, and x by is equal to 12. So by using both the statements, the question can be answered by using both the statements, but it cannot be answered by using either statement alone, right? Next question. The next question says that a question is given followed by two statements. Again, a certain amount was distributed among the x, y and z who received the least amount. Okay, least amount किसको मिला, बस हमें इतना से कैलकुलेट करना है. So x received, x got 4/5 of y and z together. This is the first statement. राइट. सो फ्रॉम हियर कैन यू कैलकुलेट कि किसको सबसे ज्यादा लीस्ट यहां पे मिला है, या हम यहां से बता सकते हैं कि सबसे कम किसको मिला है केवल इस इक्वेशन को देख करके? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए किसी ना किसी की वैल्यू चाहिए. एटलीस्ट हमें एक की वैल्यू चाहिए ताकि हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करके ले सकें. बिकॉज एक की वैल्यू हमें पता होती है कि दोनों से हमें कंपैरिजन हो जाएगा, देन वी कैन जस्ट अज्यूम, बट दो की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. सो सिंगल स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करके यहां पर नहीं बता सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं जरा. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि y is equal to 2/7 of x plus z together. Okay, now यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को भूल जाएं, जस्ट फॉरगेट दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, ये मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट यहां पर नहीं है, केवल इस स्टेटमेंट पर आप ध्यान दीजिए, विच इज द वैल्यू ऑफ y. तो क्या हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा सबसे कम है? नहीं, इन दोनों को हम सिंगल यूज नहीं कर सकते. अब हम कोशिश करते हैं इन दोनों को लिंक करने के बाद. नाउ ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, राइट. स्टेटमेंट 1 अलोन कैन नॉट बी यूज्ड, स्टेटमेंट 2 अलोन कैन नॉट बी यूज्ड. ये हमने देख लिया. अकेले अकेले अगर आप देखते हो तो इनको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर भी अगर हम करेंगे तो 3 वैल्यूज हैं, यहां करेंगे तो अगेन 3 वैल्यूज आ जाएंगी जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल यहां से आई विल नॉट सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू विल गेट मोर टाइम और यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम ऑन द आंसर, राइट. तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं x की, अगर हम x की वैल्यू यहां रेफरेंस में पुट करते हैं तो यहां पे केवल y और z बचेगा. तो हम y और z के बीच में कंपैरिजन हमें मिल जाएगा, एक रिजल्ट मिल जाएगा कि y बड़ा है या z बड़ा है. ओके, वी कैन कैलकुलेट इट. तो y z में हमें जैसे ही एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, हमें कॉम्बिनेशन मिलने के बाद y z का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम यहां पर जो z की वैल्यू है वो y के टर्म्स में पुट कर सकते हैं, क्योंकि y z में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फर्दर यहां सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू पुट करके कुछ आ जाता है. एग्जांपल y इज इक्वल टू a/b इंटू z, राइट. अब यहां पर जो y की वैल्यू है उसको हम z से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहां पर हमें पहले पता चल जाएगा कि y और z में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. उसके बाद जब हम इस वैल्यू को जो सेकंड स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके आएगी उसको फर्स्ट स्टेटमेंट में रखेंगे तो हमें वहां से x के कंपैरिजन में चीजें मिल जाएंगी. सो दैट इज व्हाई बोथ स्टेटमेंट्स जो हैं ये रिक्वायर करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसको सबसे ज्यादा लीस्ट अमाउंट मिला है कंपेयर करने के लिए. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन. आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग दिस. नाउ इसका जो एक्सप्लेनेशन है यू कैन पॉज इट हियर, यू कैन रीड इट हियर, शायद यहां से समझ में आ जाए, बट समझ में आ गया होगा बिकॉज केवल कैलकुलेशन नहीं किया है, बट आप व्हेन यू विल गो टू द क्रोनोलॉजी ऑफ इट सो तब वो आपको मिल जाएगा आंसर. Next, a question is given. Okay, statement again. If average marks in a class are 60, then what is the number of the students in the class? Average marks, number of students in the class आपसे पूछा है. Do we have a blank page? Yes, it's good. So the highest marks in the class are 70 and the lowest marks are 50. Let's calculate. Suppose that ये यहाँ पे students के marks आए और let's take these some different values. Right, let this be A, B, C, D, E, right?
एंड इनका जो एवरेज आ रहा है, इनका एवरेज जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, तो इनका जो एवरेज आ रहा है दैट इज अराउंड 60 मार्क्स. दिस इज 60 f and let this be z, right? So ये 60 आ रहा है according to the question. हाईएस्ट मार्क्स 70, लोएस्ट मार्क्स 50. क्या इसके बाद हमें n की वैल्यू पता चल सकती है? लेट्स सी. हाईएस्ट मार्क्स, लेट द वैल्यू ऑफ दिस f इज अराउंड एंड दिस z. सो मान लीजिए ये 50 है और ये 70 है. हमें इनकी वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें क्या इनके बीच की वैल्यू पता चली? ये पता करने के लिए कि जो यहां पर वैल्यू है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहां से पता चल सके. नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने के लिए यहां पे इन सब की वैल्यू भी हमें जरूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट बेसिकली सेटिस्फैक्टरी कि हम यहां पर बता सकें कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं क्लास में. सो पहला स्टेटमेंट अलोन तो हम यूज नहीं कर सकते. आप पहला स्टेटमेंट हाइड कर दीजिए, केवल सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए. कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज. लेट्स सी. पहले एवरेज कितना आ रहा था? 60. अब अगर मैं 70 को हटा दूं और 50 को यहां से हटा देता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल z हटा दिया जाता है और यहां से ये भी हटा दिया जाता है, तो क्या एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगी? क्योंकि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट हटा दिए, तो एवरेज वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी. सो ऐसा भी नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट भी नहीं सिंगली यूज हो रहा है. सो इसका आंसर हो गया कि क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर एज वेल, राइट? So you have D as your correct answer. Here is your explanation. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन says कि okay, there are three distinct prime numbers whose sum is a prime number. What are those three number? Uniquely नहीं आपसे पूछ रहा है what are those three numbers. उनका sum 23 से छोटा है. पहले हम पहला स्टेटमेंट देखने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ 23 से अगर छोटा सम है तो जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये है. 17 प्लस 3 प्लस 2 आप करोगे तो 22 आ जाएगा. तो 17 से ज्यादा हम प्राइम नंबर नहीं जाएंगे. यहां तक हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा. नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उन तीनों का सम क्या है? इट्स अराउंड 23 से छोटा. तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, पहला 5, 3 और 2 को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं. 5, 3, 2 इज 10. इज इट अ प्राइम नंबर? नो, क्योंकि क्वेश्चन में ये है कि वो प्राइम नंबर है उनका सम. नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 प्लस 5 प्लस 3, दिस इज अराउंड 15. ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है. लेट्स टेक दीज थ्री नंबर्स. 5 प्लस 7 प्लस 11, व्हाट इज इट? इट इज अराउंड, व्हाट इज 5 प्लस 7? इट इज अराउंड 3 प्लस 2 12. 12 प्लस 11 3, 23, राइट? नेक्स्ट अगर हम नंबर लेते हैं 5, 7, ओके. नेक्स्ट यू कैन टेक एज 5, 3 एंड 11. 5 plus 11 plus 3, so 11 plus 3 is it's 14. 14 plus 5 it's 19. 23 ये भी मैच नहीं कर रहा है. हाँ, ये जो 5, 11 और 3 है, क्या ये मैच कर रहा है कि इनका जो सम है वो 23 से छोटा है? यस. क्या ये तीनों प्राइम नंबर हैं? यस. तो जो पहला स्टेटमेंट है देयर सम इज लेस देन 23, ये स्टेटमेंट हमने देखा कि एक जगह फॉलो हो रहा है, जहां पे हम यहाँ नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर हम 5, 11 और 3 लेते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वन ऑफ द नंबर्स इज 5. अगर आपको वन ऑफ द नंबर्स यहाँ पे 5 मिल जाता है, वेट आई विल शो यू. अगर यहाँ आपको वन ऑफ द नंबर्स आपको पता चल जाता है कि वन ऑफ द नंबर्स इज 5, तो यहाँ कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे? यहाँ आपको मिल जाएगा 5, एक तो यही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा 5, 11, 3 का. एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा 5, 7, 11 का. ये 23 है, वन ऑफ द नंबर्स है. तो ये भी तो ये हो सकता है अगर हम केवल स्टेटमेंट सेकंड को देखेंगे तो. और भी आपको कॉम्बिनेशंस यहाँ मिल जाएंगे. सो यहाँ पे क्या है कि जब यूनिक हमारा पहले स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, दूसरे से भी हम आंसर एज्यूम कर सकते हैं. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, बट इट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन. अकेले हम इस्तेमाल करके नहीं बता सकते, लेकिन पहला स्टेटमेंट से हम उसको बता सकते हैं. सो फर्दर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, a question is given followed by two statements 1 and 2. consider the following statements. x और y क्या ये इंटीजर है? इंटीजर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो. दिस इज द कंडीशन ऑफ अ इंटीजर. वो फ्रैक्शन ना हो, वो डेसिमल ना हो. फ्रैक्शन होगा तो डेसिमल में चेंज किया जा सकता है. सो इट्स नॉट अ इंटीजर.
दिस इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट 2x plus y is an integer. x और y ये एक इंटीजर है, राइट? लेकिन यूनिकली x और y भी इंटीजर है ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनका सम जो है वो इंटीजर है. एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर मैं इसको 2/3 ले लेता हूं और इसको 1/3 ले लेता हूं, राइट? सो ये दोनों यूनिकली इंटीजर्स नहीं है, लेकिन हाँ मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/3. 1 इज इट एन इंटीजर? x और y इज एन इंटीजर, राइट? अगर मैं ऐसे पुट करता हूं तो. लेकिन स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे? 2x प्लस y. एक बार हम देख लेते हैं जरा, क्या ये इंटीजर आ रहा है? क्या ये ऑलवेज क्या ये इंटीजर रहेगा? हम एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट नाउ. 2x प्लस y इज एन इंटीजर. अगर हम यहाँ होल नंबर्स की वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 लेते हैं, 3 × 2 6 प्लस y की वैल्यू कुछ ले लेते हैं इन एन इंटीजर, तो वो इंटीजर आएगा. लेकिन हम कुछ और वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं. अगर हम फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 1/3, x की वैल्यू 1/3 ले लेते हैं और y की वैल्यू कुछ भी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 you can take 3, any value you can take, try to take. So it's around 2/3 plus 4/3. ये आप कैलकुलेट करोगे तो 6/3. ये तो एक इंटीजर आ गया, राइट? लेकिन हम कोई दूसरी वैल्यू से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स इट 2/3 प्लस हम इसको ले लेते हैं 1/2, राइट? ओके, सो इट्स अराउंड 2/3 प्लस 1/2. इसको आप ऐड करोगे तो इट वुड बी 6, इट वुड बी 4 प्लस 3, राइट? 7/6. Is 7/6 an integer? No, 7/6 is not an integer. So इस वैल्यू से तो ये हो रहा है, लेकिन उस दूसरी वैल्यू से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है. सो पहला स्टेटमेंट जो है वो नहीं, उससे हम ये बता सकते हैं. सेकंड, अगर आप लेते हो यही सेम एग्जांपल, अगर आप ले लेते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी एग्जांपल को इंटरचेंज कर देते हैं, तो पहले में तो ये वर्क कर सकता है, दूसरे में ये वर्क अगेन नहीं करेगा. अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को भी कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर. इट कैन नॉट बी आंसर्ड, क्योंकि यहाँ पे x और y इंटीजर ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो D इज योर करेक्ट आंसर, राइट? इस हिसाब से तो जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ऐसे ही आप x और y में भी सेम वैल्यू पुट कर सकते हो, बस यही वैल्यू पुट करनी है इंटरचेंज करके. सो अगेन आपका आंसर जो है वो एक बार इंटीजर आ सकता है अगर आप होल नंबर लेते हो या इंटीजर लेते हो. नहीं लेते हो तो वो फ्रैक्शन में आ सकता है, विच इज नॉट एन इंटीजर. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉलोइंग. D इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, question number 30. Question says that a question is given followed by two statements, 1 and 2. Consider the following statements. A person buys 3 articles P, Q and R for ₹50. The price of the article Q is 16, which is least. Which is least. Okay. तो Q की वैल्यू अगर 16 है तो 50 minus 16 क्या हो जाएगा? 34. Therefore P plus Q को क्या होना पड़ेगा? 34, राइट? प्राइस क्या है आर्टिकल P का? अब अगर P और Q को 34 होना पड़ेगा और 16 यहां पे लीस्ट प्राइस है. 16 क्या है? लीस्ट प्राइस है. तो यहां पे P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 17. क्योंकि हम 15 प्लस कोई कॉम्बिनेशन, 14 प्लस कॉम्बिनेशन, 13 प्लस कॉम्बिनेशन यहां नहीं ले सकते हैं. 16 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा और 17 प्लस 17 होगा. 17 प्लस 18 करेंगे तुरंत वो यहाँ पे 34 से बड़ा हो जाएगा, 35 हो जाएगा. तो जो सबसे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो P और Q 17 ही हो सकते हैं अगर Q की वैल्यू 16 है तो. अब कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R. क्या यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो R से ज्यादा है? नो, इट्स इक्वल. कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन ऑफ P, yes, because it's equal, it's not more, right? Which of the following is are correct? So आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो? एक ही स्टेटमेंट को यूज करके, दो स्टेटमेंट्स को यूज करके, राइट? क्योंकि यहां 17 और 17 ही इसका जो है वो आंसर होना चाहिए. सो वी विल से कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन. क्योंकि हमें जब पता चल गया कि 17 की वैल्यू हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट आप अलोन ले लो तो वो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट. सो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, राइट? B is your correct answer. Do we have next question? Yes. Age of each of P and Q is less than 100 years, but not more than 10 years, right? So ये 11 साल से लेके 99 साल तक हो सकते हैं. If you interchange the digits of the age P, the number represents the age of Q.
मतलब लेट देयर एज बी ए बी एंड बी ए, ये है P और Q की एज, ए बी एंड बी ए कैन बी द एजेस। अब व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस में डिफरेंस क्या है ये हमें पता लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट केवल देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट हाइड करके। द एज ऑफ P इज ग्रेटर देन एज ऑफ Q, P की जो एज है वो ग्रेटर देन है, तो यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 10A प्लस B इज ग्रेटर देन 10B प्लस A, राइट। फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट इट एज 9A ग्रेटर देन 9B एंड 9 जाएगा तो A ग्रेटर देन B, ये हमारा आ गया। तो एज ऑफ P इज ग्रेटर देन Q, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आप यहां से डिफरेंस बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस? नो, वी कैन नॉट टेल। पहला स्टेटमेंट सिंगली यूज करके यू कैन नॉट टेल द आंसर। नेक्स्ट, द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 ऑफ देयर डिफरेंस। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डू वी हैव अ कैलकुलेटर? यस, ओके, सॉरी, नाउ ब्लैंक स्टेटमेंट। सो इट इज सेइंग कि इनका जो सम है विच इज ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 11/6 times their difference, 11/6 times their difference, AB minus BA. This is what the question is trying to say. अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A इज इक्वल टू 11/6 10A प्लस B माइनस 10B माइनस A, सॉरी प्लस ए, राइट। ये प्लस खुलेगा तो माइनस ही हो जाएगा, इट वुड बी माइनस ए, ओके। 10A प्लस दिस वुड बी 11A प्लस 11B इज इक्वल टू 11/6, 10A माइनस A इज 9A माइनस 9B, राइट। 11 यहां से कॉमन हो जाएगा, A प्लस B 11/6 एंड इंटू 9 यहां आप कॉमन ले लीजिए, A माइनस B, 11 से 11 गया 2 3, सो यू विल गेट A प्लस B, वेट अ सेकेंड, सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, यू विल गेट A प्लस B इज इक्वल टू 3/2 A माइनस B, इज इट सो? अब हमें इसको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्दर में इसको कैलकुलेट करते हैं, यू विल गेट 2A प्लस B इज इक्वल टू 3A माइनस B, ओके, इट इज 2A प्लस B, सॉरी 2A प्लस 2B, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2A प्लस 2B, और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3A माइनस 3B, सो 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A माइनस 3B, 2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इट वुड बी अराउंड 5B इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज A, तो यहां से आपको पता चल गई कि A इज इक्वल टू 5B, या में एक यहाँ पे जो है वो रिलेशन में निकल के आया कि A इज इक्वल टू 5B, राइट। अगर A जो है वो 5B है तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं हमारे लिए? ईदर दिस कैन बी 1, ऑब्वियसली A की वैल्यू है कि जो B की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसके अलावा आप B की वैल्यू 2 लेके देखिए, B की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो तो 5 2 10, A की वैल्यू 2 डिजिट आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 डिजिट नंबर नहीं है, A भी एक सिंगल नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, सो 1 और 5 हो सकता है। तो 1 5 का कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या आ गया हमारा, ये केवल आ गया, और जो वैल्यू ए बी की है वो बी ए से ज्यादा है, मतलब जो P की वैल्यू है वो Q से ज्यादा है, राइट। सो यहां वैल्यू क्या हो सकती है 51 और 15 कैन बी द वैल्यूज, राइट। ये हमें कहां से मिला है, ये हमने जब सेकेंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया वहां से मिला है, और मोरओवर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को भी साथ में यूज कर रहे हैं कि P की वैल्यू ग्रेटर है, तब हमें मिला है, क्योंकि यहां पे इंटरचेंज हो सकती थी, लेकिन यूनिकली आपसे पूछ रहा है, सो डिफरेंस अब आपसे पूछ रहा है, क्या आप डिफरेंस बता सकते हो 51 माइनस 15, यू कैन इजीली टेल द डिफरेंस, राइट।
सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब यहां एक चीज है कि इसको हम एक से ही बता सकते हैं। जब हमने यहां से हमें केवल डिफरेंस पूछ रहा है, वो हमने यहां पे कैलकुलेट किया था दैट इट वाज अराउंड 1 and 5, राइट? बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 5, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकती। तो 51 और 15 आ सकता था, या फिर 15 और 51 आ सकता था। ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों ही कॉम्बिनेशन से तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। हमसे केवल डिफरेंस पूछ रहा है। केवल अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, पहला स्टेटमेंट को हम इग्नोर भी कर देते हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। अगर हमसे पूछता कि पी की एज कितनी और क्यू की एज कितनी, तब हमें इसकी वैल्यू जरूरत पड़ती कि पी की वैल्यू ग्रेटर है, तब हमें जरूरत पड़ती, बट यहां इसकी जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर यू हैव योर आंसर कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ए स्टेटमेंट अलोन यूज करके हम आंसर नहीं बता सकते थे जब हम यहां पर आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32, if a plus b means a minus b, a minus b means a into b, a into b means a plus b, a plus b means, okay, this is basically a by b and this is a by b means a plus b. Yes, then what are the value of 10 plus 30 plus ये? अब कुछ नहीं करना, इन्हीं को हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे। इट इज 10 प्लस, राइट? सो a प्लस b क्या है? माइनस, तो 10 माइनस 30 minus means multiply 100 multiply, what is the value of multiply का मतलब क्या है? डिवाइड, divided by 50. what is the value of divide? divide means plus 25. अब हमें एक रूल पता है जिसको हम बोलते हैं बॉड मास, क्लास 10 से हम ये पढ़ते आते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट? सो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड से शुरू करेंगे। डिवाइड से शुरू करेंगे तो 50/10 ये हो जाएगा 2 into, मल्टीप्लाई करेंगे, वेट लेट मी डू दिस स्टेप वाइज सो दैट ये थोड़ा क्लियर रहे। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 60, 10 minus 60 plus 25, right? So 25 plus 10, 35 minus 60, that is minus 25 is your correct answer. D is your correct answer. Okay, next is question number 33. P की वैल्यू greater than, P is greater than, Q means less than, R means not greater than, S means not less than, T means Q. So value of R means not greater than, therefore this is less than equal to, because it is not greater than. S means not less than, therefore this is greater than and equal to, because ये not less than है. T means equal to, rest other are simple, right? Statements you have to calculate how many of the above are correct. Let's see the first statement, right? First statement says that 2x s greater than equal to 3y and 3x is equal to 4z, then 9y is greater than 8z. This is what the question is trying to say कि अगर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करते हैं, therefore this is your answer, right? पहले हम इन्हीं को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो यहां पर हम अगर x की वैल्यू z से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें z और y में रिलेशन आ जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4z/3, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 into 4z/3 greater than 3y. It would be around, you'll say कि 8z greater than equal to 9y, 3 इधर चला जाएगा। So 8z greater than equal to 9y, ये क्या कह रहा है? 9y less than 8z. So क्या ये जो आंसर आया है ये मैच कर रहा है? No. First statement is not correct. First statement is wrong, right? Let's find about the second statement. What is the second statement trying to say? So second statement जो है वो ये कह रहा है
ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, लेट्स कैलकुलेट द सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि x q मीन्स लेस देन 2y, नेक्स्ट इज y, कॉमा y इज लेस देन इक्वल टू z, देन x इज लेस देन इक्वल टू z। x को छोटा होना पड़ेगा, तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2y है, 2y से छोटा है, और जो y है इट इज लेस देन और इक्वल टू z, लेट अस टेक की इक्वल टू z है। तो यहां पे हमें क्या बात लेके जा सकते हैं कि x जो है वो छोटा है 2z से, देयरफॉर x छोटा है, सो यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो x की वैल्यू है ये z से ज्यादा हो सकती है इंडिविजुअल कॉस्ट पर अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि z को जब 2 टाइम्स कर रहे हो तो वो बड़ा हो जा रहा है x से, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो x है इट कैन बी ग्रेटर देन z, बिकॉज x/2 इज लेस देन z, ये हमने माना x/2 इज लेस देन z। लेकिन यहां पर हम ये इजीली देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है ये बड़ी भी हो सकती है z से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां लेते हैं, अगर यहां हम वैल्यू ले लेते हैं 4 और 3, एग्जाम्पल मैं बस आपको ये दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, x और z वैल्यू 4 और 3, तो 3 इंटू 2 यहां पे हम ले सकते हैं कि 4 इज लेस देन 6, राइट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बट इंडिविजुअल तौर पे देखेंगे तो x की वैल्यू तो z से बड़ी हो गई, तो ये बड़ी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लेस देन इक्वल टू हो, राइट। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो नॉट फॉलोज, सो डी इज योर करेक्ट आंसर, नीदर फॉलोज, राइट। अब ये क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज that if in a certain code A, B, C, D is written as 24, E, F, G, H is written 1680, then what is the value of I, J, K, L, right? So अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ये सिमिलर नंबर्स पे जा रहे हैं, और अगर हम इनको एक एक नंबर असाइन करते हैं, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें आप यहाँ पे गैपिंग दे सकते हैं क्योंकि अलग अलग नंबर्स हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ABCD को 24 लिख रहे हैं, तो ABCD को आप मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, 24, हाँ स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड हम देखते हैं, 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 56, 5 6 ज़ा 30, 56 into 30 is 1680. Is it satisfying this? Yes. When you will calculate 9 into 10 into 11 into 12, right? You will get the answer as 11880. So therefore A is your correct answer. Next is question number 35. Question says what will come in the place of star in the sequence of this. So let's write it as 3, 14, 39, 84, x 258. हम इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इनके बीच का रिलेशन पता चल सके। 14 minus 3 is 11, 39 minus 14 is 25, 84 minus 39 45, x minus 84, 258 minus x। हम इनका डिफरेंस एक बार और निकालते हैं क्योंकि यहाँ से कोई करेक्ट हमें जो फॉलो नहीं हो पा रहा है। हम एक बार और इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 25 minus 11 it's 14, 45 minus 25 it's 20, 84, okay, this when you will minus this as x minus 84 minus 45, so 45 84 में ऐड हो जाएगा, it would be around 9 12, so it would be around what you will say x minus 129, right? Okay, next this number minus this number, so you will get a 258 minus x
-84, right? So it's 250, wait, let me change the ink. It's 258 minus x minus प्लस 84, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 258 प्लस 84 आप कर लेंगे, -2x हो जाएगा, सो इट वुड बी -2x and this would be 2 1. You will say this 6 plus 8 is your 14, 4 carry over 1, 324. It would be around 324 minus 2x. अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस होगा, 6 का. Therefore x minus 129 कितना होना चाहिए, 26 के अराउंड, राइट? 129 को इधर भेज दीजिए, x की वैल्यू आपको आ जाएगी 129 प्लस 26, इट इज अराउंड 15 का 5 कैरी ओवर 1 5 155. इज इट इन द ऑप्शन? यस, बी इज योर करेक्ट आंसर. नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से एक बार फॉलो अप करने की कोशिश करिए, यू विल गेट द आंसर, राइट? नेक्स्ट, in some code p q r s t represent the number 4 5 10 12 15. हाँ, यूनिकली ये नहीं है. if q minus s is 2s, q minus s is equal to 2s, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो कि 5 ना लगे, eraser, let this be s, right? Okay, so and t plus r plus and t is equal to r plus s plus 3. Okay, now अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं तो q is equal to 3s, s RHS जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, 4 5 10 12 15. तो ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जिसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं? पहला, q की वैल्यू क्या हो सकती है, 15 और s की वैल्यू 5. दूसरा, q की वैल्यू हो सकती है 12 और s की वैल्यू हो सकती है 4, इस इक्वेशन के हिसाब से, राइट? दिस कैन बी देयर. ओके, हम ये वाला पुट करने की कोशिश करते हैं कि s की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है, बिकॉज यही आ सकते हैं पहले के हिसाब से. ओके, यहाँ पे आप इस इक्वेशन, अब जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज, राइट? सो केवल इधर वाला पार्ट आपको देखना होगा, या फिर मैं इसको इधर, ओके, यही इधर इसको मैं आपको कैलकुलेट करता हूं तो आपको इजीली ये दिखाई देगा. सो इट इज t इज इक्वल टू r प्लस s प्लस 3, राइट? ओके, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आई है पहले इक्वेशन को यूज करके वो 15 5 और 12 4, तो हम पहला चेक कर रहे हैं 12 और 4 के कॉम्बिनेशन को. ओके, तो यहाँ हम 4 पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू r प्लस 4 प्लस 3, दैट इज t इज इक्वल टू r प्लस 7. अब यहाँ पे अगर हमने 4 और ये यूज किया, यहाँ पे हम जो वैल्यूज यूज किए 4 और हमने कौन सी वैल्यूज यूज कर ली, 12, राइट? तो अब ऐड करिए, r में 7 ऐड करिए कि आंसर t आ जाए. अगर हम इसको 15 भी ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे r प्लस 7 प्लस आप कुछ भी करेंगे तो वो 15 नहीं आएगा. आप इसको 10 भी लेते हैं तो आपको यहाँ 3 की जरूरत पड़ेगी उसको लाने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो पहली वैल्यू से तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, राइट? दिस इज नॉट बीइंग पॉसिबल. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो वैल्यू है, मतलब ये पॉसिबल यहाँ नहीं हो पा रही है ये वाली वैल्यू. हम दूसरी वैल्यू से एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अगर दूसरी वैल्यू यहाँ पॉसिबल है तो, राइट? सो दूसरी वैल्यू पॉसिबल है तो इट इज अराउंड 5. सो यू विल पुट t इज इक्वल टू r प्लस 5 प्लस 3, दैट इज r प्लस 8. t की वैल्यू हमारे पास क्या क्या बचा है, 4 12, राइट? तो हमने यहाँ पे जब 8 और 15 यूज किया, सॉरी 5 और 15 यूज किया, तो हम यहाँ से जो है वो 5 ये 15 रिमूव कर देंगे और 5 रिमूव कर देंगे. हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज बची, 4 10 और 12. तो 8 में ऐसा क्या ऐड किया जाए जो t आ जाए, कैन इट बी 4? यस. तो हमें यहां से क्या मिल गया, q की वैल्यू हमें मिल गई 15, हमें यहां से s की वैल्यू जो है वो मिल गई 5, हमें यहां से t की वैल्यू जो है वो मिल गई 12, हमें यहां से r की वैल्यू क्या मिल गई 4.
तो यहाँ p की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी 10। अब ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे p प्लस आर प्लस 10 की, ऐड कर दीजिए 10 प्लस वैल्यू ऑफ r 4 माइनस t 12। इज इट सो? यही पूछ रहा है p r और t की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी यहां कैलकुलेट करने के बाद। सो इट्स 14 माइनस 12, दिस इज माइनस 2, राइट? सो इज इट, sorry, 14 minus 12, it is 2 plus 2. B is your correct answer. Right? So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.